Hello everyone, this is Dr. Krishan Rajwar. I am ENT allergy asthma specialist. I am based in Delhi. I have a clinic in DDM मदनगिर. So आज हम बात करेंगे गुलियन बैरी सिंड्रोम के बारे में. बेसिकली गुलियन बैरी सिंड्रोम अभी रिसेंट में एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन के उभरा है और पुणे में मोर देन 120 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और लगभग 2 से 3 डेथ्स हुई हैं. सो बेसिकली हम सिंपल भाषा में समझेंगे गुलियन बैरी सिंड्रोम क्या है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह. सो देखिए, गुलियन बैरी सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, कुछ इसके बैक्टीरिया और वायरस कारण होते हैं. बैक्टीरिया में कॉमन कारण होता है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी और वायरस में कारण होता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस और बाकी कोई और राइनो वायरस से भी हो सकता है. था उससे कॉमनली रिपोर्ट नहीं होता, कॉमनली इन्फ्लुएंजा वायरस से ही रिपोर्ट होता है. राइनो वायरस हो गया आपका, इवन कोविड वायरस कर सकता है. तो बेसिकली मैकेनिज्म इस बीमारी का क्या होता है, क्यों ये इतना खतरनाक होता है कि लोगों की डेथ हो जाती है. और रिसेंट में आम जनता में ये बहुत क्वेरी आई, आम जनता काफ़ी मेरे पेशेंट्स पूछ रहे थे. तो इसके बारे में बेसिकली क्या होता है कि जब किसी को मान लो कैम्पाइलोबैक्टर से इन्फेक्शन हुआ या फिर किसी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या किसी और वायरस से इन्फेक्शन हुआ. कैम्पाइलोबैक्टर में बेसिकली लूज मोशंस पेशेंट प्रेजेंट करके रखता है. तो जब हमारी जो इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने की क्षमता वाली जो सिस्टम है, वो क्या करता है, कैम्पाइलोबैक्टर को मारने की कोशिश करता है. तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है. लेकिन होता क्या है, कैम्पाइलोबैक्टर की कुछ प्रोटीन हमारे पेरिफेरल नर्व्स, हमारे नर्व्स के कुछ प्रोटीन से सिमिलर होती है. तो इसको मेडिकल भाषा में मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोलते हैं. तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से वो इनडायरेक्टली ऑटो इम्यूनिटी वाली फेनोमेना हो जाती है. मतलब वो पेरिफेरल नर्व्स को, गुलियन बैरी जो एंटीबॉडीज बनी कैम्पाइलोबैक्टर को मारने के लिए, वो हमारे पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करने लगते हैं. इससे क्या होता है, हमारा बॉडी पैरालाइज होता है, पैरालिसिस हो जाती है. इस पैरालिसिस को हम बोलते हैं असेंडिंग पैरालिसिस. और धीरे धीरे ये पैरालिसिस क्या होता है, ये हमारा जो रेस्पिरेटरी मसल है, डायफ्राम के मसल्स हैं, उसको डैमेज करता है. तो वो पेशेंट धीरे धीरे अरेस्ट में चला जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है मरीज को. सो डिफिकल्टी ब्रीदिंग आ जाता है. फिर इसी समय उसको वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत होती है. पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो जाता है. अगर हम आईसीयू में एडमिट नहीं करेंगे, आईसीयू केयर नहीं देंगे पेशेंट को, तो फिर पेशेंट क्या होगा, पेशेंट को सांस रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा और पेशेंट मर जाएगा. तो ये जो अब इसका इलाज क्या है, तो इसके लिए हम बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के नर्व्स को और मसल को डैमेज कर रही है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ देते हैं. तो बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन्स देते हैं. तो ये इसमें इंपॉर्टेंस यही है कि जो एक दिन का इम्यूनोग्लोबिन का डोज होता है, इसका 20-25 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा होता है. सो ये काफ़ी कॉस्टली होता है. तो एक पब्लिक हेल्थ इश्यू रहता है कि गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करना होता है, गवर्नमेंट को फंड करना होता है वो ट्रीटमेंट. इसके अलावा एक प्लाज्मा फेरेसिस ट्रीटमेंट होता है कि बॉडी से जो हार्मफुल एंटीबॉडीज है वो निकालना. सो ये वाली चीज़ है. और बाकी बेसिकली होता क्या है, एक मेरे पेरिफेरल सेंटर पे एक मेरा स्टाफ था, उसके साथ ये हुआ था 4 साल पहले, उनका डेथ हो गया था. सो बेसिकली उनके साथ क्या हुआ, उनको लूज मोशन होता था. उन्होंने इग्नोर किया 3-4 दिन बाद उनको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होने लगा. फिर वो हॉस्पिटल गए, आईसीयू में वो एडमिट हुए और अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया. तो हमें केयरफुल रहना है. बेसिकली गुलियन बैरी सिंड्रोम का बेसिकली ये प्रेजेंटेशंस, तो इस सीज़न में स्पेशली आप पुणे या आसपास हो, या अगर आपको लूज मोशन है, तो आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को रिपोर्ट करो हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में. थैंक यू.